क्या कर रहे हैं और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और हमारे इस अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। इस चैप्टर के संदर्भ में आज आप और हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर से पहले एक लेक्चर को कर चुके हैं और अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपने और मैंने सबसे पहले क्या देखा था बच्चों? अधिकार के अर्थ को समझने की कोशिश की थी कि अधिकार है क्या। और जब हमने अधिकार को समझने की कोशिश की, इसकी परिभाषा को जानने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि अधिकार हमारे आसपास मौजूद वो दावे हैं जो समाज के द्वारा क्या होते हैं बच्चों? स्वीकृति प्राप्त होते हैं और जिन्हें कानून भी क्या करता है? अपनी स्वीकृति देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास मौजूद वो बातें जो हमारा समाज कहता है कि हाँ, ये हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, वो चीजें जो हर व्यक्ति के पास उपस्थित होनी चाहिए, उन्हीं को हम लोग अधिकार कहते हैं। जैसे स्वतंत्रता, हर किसी को आजादी मिलनी चाहिए, वो जैसे अपना जीवन जीना चाहे। हमारा समाज इस बात पर यकीन करता है कि मनुष्य को आजादी मिलनी चाहिए। जैसे समानता, हमारा समाज और हमारा कानून इस बात पर यकीन करता है कि मनुष्य होने की वजह से हम सभी समान हैं, चाहे हमारा धर्म, जाति, भाषा, लिंग, संप्रदाय और समुदाय कुछ भी हो, हम सब समान हैं। तो सीधे सरल तौर पर आपने जाना कि अधिकार आपके आसपास, आपके समाज में मौजूद वो बातें हैं जिनको समाज अपनी स्वीकृति देता है, यानी कि समाज उनको सही मानता है और समाज ये कहता है, यानी कि हमारा आसपास का वातावरण ये कहता है कि ये चीज सभी लोगों में बटी होनी चाहिए और जिसे देश का कानून भी अपनी स्वीकृति यानी कि अपनी रजामंदी देता है, उसी को हम लोग अधिकार कहते हैं। ये तो हमने अधिकार की परिभाषा और उसके अर्थ को समझा था। इसके बाद हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि दुनिया के किन देशों के अंदर आपको अधिकार मिल जाएगा। क्या उन देशों के अंदर आपको अधिकार मिलेगा जहां पर राजतंत्र है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि दुनिया का कोई एक ऐसा देश जहां पर राजा है, क्या राजा अपनी जनता को कोई अधिकार देगा? हाँ, अधिकार दे तो सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम है। अगर हम लोग बात करें उन देशों की जहां पर तानाशाह मौजूद है, तानाशाह का मतलब एक व्यक्ति जिसने सारी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया है, क्या उन देशों के अंदर उन देशों के नागरिकों को कोई अधिकार दिए जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर एक तानाशाह राज करता है और वहां पर उसने अपनी जनता को कोई भी अधिकार नहीं दिए हैं। जो फैसले वो करता है, जनता को वो बातें माननी पड़ती हैं। तो अभी तक अपनी पिछली क्लास में आपने और मैंने इस बात को बहुत ही सीधे सरल तौर पर समझा, जाना और पढ़ा था कि दुनिया के अंदर अधिकार आपको लोकतांत्रिक देशों में दिखते हैं। वो देश जहां पर लोकतंत्र होता है, उन देशों के अंदर आपको लोकतांत्रिक देशों के अंदर आपको अधिकार मिलते हैं। आप अमेरिका की बात करें, आप ब्रिटेन की बात करें, आप भारत की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर कनाडा की बात करें, तो आप देखेंगे कि इन सभी देशों के अंदर इनके सभी नागरिकों को क्या दिया गया है? देश की तरफ से कुछ अधिकार दिए गए हैं। मुख्य तौर पर अधिकार एक वो शब्द है जो आपके समाज द्वारा स्वीकृत होता है, यानी कि वो बातें जो आपका समाज जिन बातों को अपनाता है, जिन बातों की रजामंदी देता है और समाज कहता है कि ये सभी चीजें सभी लोगों में बटी होनी चाहिए, देश के सभी नागरिकों में, समाज के सभी व्यक्तियों में समान तौर पर बटी हो। जैसे सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को आजादी मिले, सभी को काम करने का अवसर मिले। जब समाज की वो बातें जो कानून के हिसाब से सही होती हैं और वो समाज में शामिल की जाती हैं, उन्हीं को हम लोग अधिकार कहते हैं। दुनिया के मुख्यतम वो देश जहां पर लोकतंत्र है, वहीं पर आपको अधिकार दिखते हैं। अधिकतर तौर पर उन्हीं देशों के अंदर आपको अधिकार दिखते हैं। किस देश के लोगों के पास अधिकार होंगे? क्या नॉर्थ कोरिया देश के अंदर और वहां के नागरिकों के पास अधिकार होंगे या फिर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आपके और मेरे पास अधिकार होंगे? आपको पता है
क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर जो नेता लोग हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हैं और इसी वजह से आप देखते हैं कि भारत देश में रहने वाले हर नागरिक को अधिकार दिए गए हैं। राजतंत्र में, तानाशाही के तंत्र में आप देखते हैं कि नागरिकों के पास अधिकार नाम मात्र के होते हैं। नागरिकों का जीवन बहुत ही दुखमय होता है। ये तो हमारी पिछली क्लास की सारी बातें और उनका रिवीजन रहा। अब हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे और बात करेंगे आज अपने प्यारे देश भारत के बारे में। भारत के बारे में बात होगी और हम लोग मुख्य तौर पर क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय संविधान, आप सभी बच्चे अपने एक लेक्चर में संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने एक पूरा चैप्टर संविधान के बारे में ही पढ़ा था। संविधान का मतलब क्या है? कानून की पुस्तक। देश को चलाने के जितने भी कानून हैं, देश को चलाने के जितने भी नियम हैं, उनको क्या कर दिया गया है? उनको एक पुस्तक में लिख दिया गया है और उसी को संविधान कहा जाता है। देश को चलाने के नियम, देश को चलाने के कानून तो इस पुस्तक के अंदर है ही। इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो देश के नागरिक हैं, यानी कि आप, मैं, आपके घर वाले, मेरे घर वाले, हम सभी लोग, हम सभी को कुछ अधिकार भारत का कानून देता है। यानी कि भारत देश अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है और इन्हीं अधिकारों को क्या कहा जाता है? इन्हीं अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। मूलभूत अधिकार का मतलब है कि ये अधिकार सबको मिलेंगे और ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना तो कोई सरकार, ना तो कोई नेता। अगर आप भारत के अंदर पैदा हो गए तो आपको ये मूलभूत अधिकार मिलेंगे और भारत का कानून, भारत देश अपने हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग का हो, उनको क्या देता है? ये अधिकार देते हैं और ये अधिकार मूलभूत हैं। मूलभूत से तात्पर्य है कि इन अधिकारों पर कोई भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाई जा सकती। कोई भी व्यक्ति किसी भी नागरिक के मूलभूत अधिकारों को नहीं छीन सकता। अगर छीनेगा तो कोर्ट उसको, आपकी न्यायपालिका उसको सजा देगी। हम लोग जानेंगे कि भारत के संविधान में आखिर कितने अधिकारों को रखा गया है, यानी कि आपके और मेरे पास कितने अधिकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा कि भारत का कानून आपको कितने अधिकार देता है। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग मौलिक अधिकार या फिर मूलभूत अधिकार कहते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका समानता का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार क्या है? इससे क्या तात्पर्य है? समानता के अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत जैसे देश में समानता के अधिकार की क्या महत्वपूर्णता है? ये बातें हम लोग अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ हम जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के अंदर हर नागरिक को क्या है बच्चों? ये दो महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनको हम लोग एक एक कर जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे टोटल हमारे कितने अधिकार हैं, इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, समानता के अधिकार से क्या तात्पर्य है, स्वतंत्रता के अधिकार से क्या आप समझते हैं। इन सभी बातों को हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे। ये तो रही आज की क्लास की कहानी कि आज की क्लास में आप और हम किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। अब आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, विनती, अनुरोध, गुजारिश करेंगे कि आप सभी बच्चों के पास कॉपी, पेन, पेंसिल जरूर होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको कक्ष के अंदर बताई जाएं, आप सभी बच्चे उन बातों को लिखने के लिए तैयार रहें। आप सभी बच्चों के पास सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। आप सभी बच्चे पूरे ध्यान के साथ सारी बातों को सुनते रहेंगे, इंपॉर्टेंट तथ्यों को नोट डाउन करते रहेंगे। अब इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी बच्चों के पास कॉपी, पेन, पेंसिल मौजूद है और आप सभी बच्चे हैं तैयार, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आप सभी के सामने रखेंगे वो है मौलिक अधिकार। क्या है बच्चों? मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है? मौलिक अधिकार को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? मूलभूत अधिकार कह रहे हैं। यानी कि ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। भारत का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, ये अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। देखिए, कुछ अधिकार हमारे जीवन के लिए मौलिक होते हैं। इनको मौलिक अधिकार या फिर मूलभूत अधिकार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए इनका होना बहुत आवश्यक है। अगर मनुष्य को ये अधिकार नहीं दिए गए, अगर मानव को ये अधिकार नहीं दिए गए, अगर नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिए गए, तो आप पाएंगे आपका जीवन जीना, हमारा जीवन जीना बहुत ही दुर्गम हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन को आसान बनाने के लिए हमें कुछ अधिकारों की आवश्यकता है। वो अधिकार जो हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, आसान बनाते हैं और हमें क्या करते हैं बच्चों? अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं, उन्हीं को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान में क्या किया गया है बच्चों? भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
क्या है ये मौलिक अधिकार, उनको जानेंगे। इनको मूलभूत अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन अधिकारों के बिना क्या हो जाता है बच्चों, जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर ये अधिकार आपसे छीन लिए जाएं तो आपके लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। हर व्यक्ति के लिए ये अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है बच्चों, इसीलिए उन्हें संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है। भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर हर भारतीय को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन क्या है बच्चों, मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है। विशेष दर्जा से तात्पर्य है कि इनके लिए एक स्पेशल अध्याय है, इनके बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, हर अधिकार की क्या विशेषता है, इन अधिकारों के तहत किन कामों को किया जा सकता है, किन कामों को नहीं किया जा सकता। यही भारत के संविधान में, भारत की कानून की किताब में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं जो जीवन के जीने के लिए क्या है बच्चों, बहुत ही मौलिक होते हैं, जिनके बिना जीवन जीना कठिन हो जाए। वो अधिकार जिनके बिना जीवन जीना कठिन हो जाए, जटिल हो जाए, मुश्किल हो जाए, उनको आप लोग मौलिक अधिकार कहते हैं और भारत के संविधान में इनको शामिल किया गया है ना। क्या है बच्चों, ये मौलिक अधिकार आपके और मेरे, हम सभी के जीवन को बहुत ही सरल बनाते हैं। अगर ये मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएं तो आपका जीवन जीना, हमारा जीवन जीना बहुत ही कठिन होगा। आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि वो कितने मौलिक अधिकार हैं जो आपको, मुझको, हम सभी को प्राप्त हैं। जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, जो भी भारत का नागरिक है, जिसके पास भी भारत की नागरिकता है, जो भी भारत का सिटीजन है, उसको क्या किया जाता है बच्चों, भारत के कानून के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार अगर उसे छीन लिए जाएं तो उसका जीवन जीना बहुत ही कठिन होगा। चलिए जी देख लेते हैं, ये हैं हमारे क्या बच्चों, मौलिक अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण बनता है बच्चों आपका कौन सा, समानता का अधिकार, है ना। दूसरा बनता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा बनता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा बनता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा बनता है आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और अगला बनता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर आप देखें, भारत के संविधान ने हर भारत के नागरिक को इन 6 अधिकारों को दिया है। देश का कोई भी नेता, देश की कोई भी सरकार, देश का कोई भी व्यक्ति आपसे इन अधिकारों को नहीं छीन सकता। अगर आपसे आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, अगर आपको कैद कर कर रख लिया जाए, क्या आपका जीवन जीना आसान होगा कि मुश्किल? जी हाँ, आपका जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको सब लोगों के समान नहीं माना जाए, अगर आपको देश के अंदर सब लोगों के समान नहीं माना जाए, आपके धर्म को या फिर आपकी जाति को नीचा माना जाए, क्या इससे आपका जीवन जीना कठिन होगा? जी हाँ, कठिन होगा। ये मौलिक अधिकार क्या करते हैं बच्चों, ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन को सरल बनाते हैं, व्यक्ति के जीवन को आसान बनाते हैं। अगर आपको क्या किया जाए बच्चों, आपके धर्म की प्रचार प्रसार करने की आज्ञा नहीं दी जाए, अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाए, क्या आपका जीवन जीना मुश्किल नहीं होगा? जी हाँ, आपका जीवन जीना कठिन हो जाएगा। आपके लिए जीवन की राह करना, आपके लिए धर्म का प्रचार करना जटिल हो जाएगा। तो सीधे सरल तौर पर अगर आपको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जाए, क्या आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं? क्या आप एक समझदार व्यक्ति बन सकते हैं? नहीं, आपका जीवन तब भी नीरस रहेगा, आपका जीवन तब भी जटिल रहेगा, मुश्किल रहेगा। सीधे सरल तौर पर आपके जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के जीवन को आसान बनाते हैं। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी अधिकार क्या करते हैं बच्चों, हर व्यक्ति के जीवन को सरल बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी अधिकार को छीन लिया जाए या फिर व्यक्ति को ना दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुर्गम हो जाएगा, बहुत ही जटिल हो जाएगा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को ये 6 अधिकार दिए हैं और इन्हीं अधिकारों को हम लोग अपनी आज की क्लास में बहुत ही गहराई के साथ पढ़ेंगे। तो मुख्य तौर पर हम लोग समानता का अधिकार, एक तो इसको पढ़ने वाले हैं और उसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार, इन 2 अधिकारों को बहुत ही गहराई के साथ पढ़ेंगे। समानता के अधिकार से क्या तात्पर्य है, ये किन बातों को कहता है, स्वतंत्रता के अधिकार से क्या तात्पर्य है, ये किन किन बिंदुओं को रखता है, और फिर आने वाली क्लासेस में अगले आपके क्या है बच्चों अधिकारों के बारे में आप और मैं डिस्कस करेंगे। तो अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे हैं पूरे तैयार, समझेंगे समानता के अधिकार के बारे में और उसी के साथ साथ स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में।
चलिए जी, भारत के अधिकार में से भारत के अंदर मौजूद जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें सबसे पहला अधिकार अगर आप कहें तो वो है समानता का अधिकार, है ना। समानता के अधिकार को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, समझते हैं समानता का अधिकार क्या कहता है बच्चों। समानता का अधिकार क्या कहता है? समानता का मतलब क्या हुआ? समान। क्या हुआ बच्चों? समान। ये वो समान नहीं है जो आपके और मेरे घर में है। समान का मतलब हुआ इक्वल। क्या हुआ बच्चों? इक्वालिटी। यानी कि अब चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, कोई भी आपकी क्या हो बच्चों, आपके रंग का, आपकी स्किन का कोई भी कलर हो, आप चाहे अमीर हो, आप चाहे गरीब हो, आप चाहे शहर में रहें, पहाड़ों में रहें, रेगिस्तान में रहें, चाहे समुद्रों के पास रहें, अगर आप भारत के अंदर पैदा हुए हैं, देश की नजर में आप नागरिक हैं। आपको कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। आप सभी लोग जो देश में रह रहे हैं, देश की नजर में, कानून की नजर में सब समान है। अब कोई गलत काम चाहे कोई अमीर व्यक्ति करे, अब चाहे कोई गलत काम कोई छोटा व्यक्ति करे, सजा सबको बराबर मिलेगी। देश के अंदर सबको समान माना गया है। तो समानता का अधिकार क्या है, इसकी थोड़ी सी रूपरेखा मैंने आपको दी। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि समानता का अधिकार क्या है। कि सरकार किसी भी नागरिक को कानून की नजर में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। यानी कि देश की नजर में या फिर जो आपकी देश की सरकार है ना, देश के अंदर जो आपके नेता है, नेता लोगों ने जो सरकार बनाई है, इस सरकार के अनुसार क्या है बच्चों, जितने भी नागरिक हैं वो सभी क्या है, समान है। देश की सरकार किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक भाषा के साथ नहीं जाएगी। देश के सभी नागरिकों को समान माना जाएगा और सभी को समान सुविधाएं दी जाएंगी। सभी को सरकारी नौकरियों में अवसर दिया जाएगा, सभी को विकास करने का अवसर दिया जाएगा, सभी को अपनी जिंदगी को बेहतर करने की क्या दी जाएगी बच्चों, छूट दी जाएगी। तो सीधे सरल तौर पर देश के अंदर जो आपकी सरकार है वो क्या है बच्चों, जो आपकी सरकारें हैं वो नागरिकों को आगे बढ़ने का अवसर देंगी और देश की सरकारों की नजर में सब जो आपके कानून है वो पूर्णतः क्या होंगे, देश की सरकारें अपने जो नागरिक हैं उनको समान मानेगी और उनको समान तौर पर आगे बढ़ने का अवसर देगी। भारत के कानून की नजर में क्या है बच्चों, देश का जो हमारा कानून है उसकी नजर में हर भारतीय नागरिक, प्रधानमंत्री से लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति तक, है ना, सब समान है। अब चाहे आप अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देखें या फिर अपने आसपास मौजूद किसी रिक्शे वाले को देखें या फिर आप अपने आसपास मौजूद किसी गरीब मजदूर को देखें, देश के कानून में सभी को समान माना गया है। देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, आपके क्षेत्र का आईएएस अधिकारी हो, आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपके अध्यापक हो, आपके आसपास मौजूद डॉक्टर हो, आपकी पहचान क्या होगी बच्चों, भारत देश में आपके पद से नहीं होगी, आपकी पहचान भारत के अंदर भारतीय के तौर पर होगी। देश की नजर में, देश के कानून की नजर में आप सभी समान हैं। तो देश का प्रधानमंत्री हो या फिर देश का गरीब से गरीब व्यक्ति हो, देश के कानून की नजर में सबको समान माना गया है और सबको समान अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा कि वो क्या करें, अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाए। अगर देश की सरकार कोई भी नई स्कीम बनाएगी, कोई भी नई पॉलिसी, कोई भी नई चीज लॉन्च करेगी, है ना, तो देश के अंदर सभी लोगों को वो चीज मिलनी चाहिए। किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक भाषा के लोगों को सिर्फ उसे नहीं देना चाहिए। तो समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को समान माना गया है, वो और उनकी पहचान भारतीय होने पर है, उनके धर्म, जाति, पद से उनकी कोई पहचान नहीं है। ठीक है, यहाँ का कानून यानी कि हमारे प्यारे भारत देश का कानून किसी भी दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेद नहीं करता। आप ये नहीं देखेंगे कि अगर आपका क्या है बच्चों, कोई अमीर व्यक्ति क्या करे, कोई गलत काम करे, किसी को परेशान करे, और वहीं पर कोई गरीब व्यक्ति है वो अगर किसी को परेशान करे, तो अगर कोई अमीर व्यक्ति है, अगर वो आर्थिक तौर पर मजबूत है, क्या देश का कानून उसको सजा नहीं देगा? नहीं। देश के कानून में चाहे आप अमीर से अमीर हो, चाहे आप गरीब से गरीब हो, अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून की अवहेलना करेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे, तो आपको सजा दी जाएगी। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, देश का कानून सबके लिए समान है। देश के अंदर रहने वाले सब लोग एक दूसरे में समान है, कोई किसी से ऊंचा नहीं है, कोई किसी से नीचा नहीं है। यही बात हमारे समानता के अधिकार ने देश के अंदर सबको बताई। ठीक है, क्या बताया बच्चों, कानून की नजर में अब चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, है ना, अब चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो और उसी के साथ साथ चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, कानून की नजर में सबको बराबर रखा गया है। क्या रखा गया है? बराबर। कानून अमीर व्यक्ति के साथ नहीं जाएगा, ना ही कानून गरीब व्यक्ति के साथ जाएगा, बल्कि तथ्यों को चेक किया जाएगा कि अगर किसी ने सही गलती करी होगी तो उसको सजा दी जाएगी। तो भारत के अंदर
हर नागरिक को समान माना गया, देश के अंदर सभी को समान अवसर कर देने की बात कही गई। आगे की और गहराई को देखते हैं। क्या है बच्चों, हर नागरिक को सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं के इस्तेमाल का समान अधिकार है। अब आप देखेंगे बच्चों, भारत के अंदर जितने भी सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान का मतलब वो स्थान जो सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे पार्क हुआ, बैंक हुए, है ना, वो स्थान जो सब यूज करते हैं। सार्वजनिक स्थान वो जगह है जो सबके प्रयोग के लिए होती है। और निजी स्थान जैसे आपका घर हुआ, जैसे आपका खेत हुआ, तो आपके खेत में एंट्री करने से पहले मुझे पूछना होगा। लेकिन अगर क्या है, वो जगह अगर गवर्नमेंट की है तो वहां पर आज्ञा नहीं है, वो सबके लिए है। अगर आप देखें तो क्या देखते हैं बच्चों कि हमारे देश के अंदर जितने भी हमारे नागरिक हैं, वो अगर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाना चाहें जा सकते हैं। वो रेलवे स्टेशन पर जाएं, वो मेट्रो में ट्रेवल करना चाहें, वो बसों में जाना चाहें, वो पार्कों में जाना चाहें। आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी भाषा, आपका लिंग, आपकी त्वचा का रंग आपको किसी भी स्थान पर जाने से नहीं रोक सकता। आप जहां जाना चाहें वहां जाएं, जिस भी स्थान पर क्या करना चाहें, अपनी जिंदगी को जीना चाहें आप जिए। भारत के अंदर सभी को समान माना गया है। क्या है बच्चों, आपकी जाति, आपका रंग, आपकी वेशभूषा आपको सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकती। क्या हम निजी स्थानों पर जा सकते हैं? नहीं। निजी स्थानों पर कैसे जाएंगे? निजी मतलब है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर आप मेरे घर पर आएंगे तो आपको मुझसे आज्ञा लेनी होगी। मतलब यह है कि आपको सार्वजनिक स्थानों पर जाने की आज्ञा दी गई है। आप सरकारों द्वारा स्थापित जितने भी सरकारी स्थान हैं, आप देश की संसद में जाना चाहें, आप देश की विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में जाना चाहें, आप जा सकते हैं। आपको पूरा अवसर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद, कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। उसी के साथ क्या है बच्चों, सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं के कुछ उदाहरण है कि ये सार्वजनिक स्थल क्या है। अगर क्या है बच्चों, पूजा के स्थल, क्या जो पूजा के स्थल है, मंदिर है, वो सिर्फ क्या है बच्चों ऊंची जात के लिए है? नहीं। ऊंची जात वालों के साथ साथ हमारे क्या है बच्चों, दलित भाई भी मंदिरों में जा सकते हैं। उनको ना तो कोई रोकेगा ना तो कोई टोकेगा। स्नान घाट जहां पर है, वहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति और क्या है बच्चों लिंग संप्रदाय का जा सकता है। कोई भी किसी को रोकेगा या फिर टोकेगा नहीं। आप सार्वजनिक शौचालय में प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके पब्लिक टॉयलेट होते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप आपके गांव में मौजूद जो सार्वजनिक कुआं है, वहां से पानी निकाल सकते हैं। ना आपको कोई रोकेगा ना आपको कोई टोकेगा, क्योंकि पानी सबका है, जमीन सबकी है और देश के अंदर सभी को समान माना गया है। जो सड़क है उसका प्रयोग सब लोग करेंगे, सड़क का प्रयोग सिर्फ कुछ लोगों को करने को नहीं दिया जाएगा। देश के अंदर सभी नागरिकों को समान माना गया है और इस समानता के अधिकार ने बताया है कि सबको हर चीजें समान रूप से बांटी जाएंगी और सबको उनका प्रयोग करना होगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देखते हैं, मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, सब समान है ना। आप घाटों पे जाना चाहें तो आप घाटों पर जाकर जिस तरीके से अपनी पूजा अर्चना करना चाहें आप करेंगे, आपको कोई टोकने वाला नहीं। गांव के अंदर मौजूद जो कुआं है, उस कुएं से आप जितना पानी निकालिए आप निकालिए। ठीक है, आपकी जाति, आपका लिंग, आपकी भाषा आपको पानी निकालने से नहीं रोकेगी गांव के कुएं से। तो मुख्य तौर पर समानता का अधिकार ये बता देता है कि भारत देश के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं वो पूर्णतः क्या है बच्चों, एक हैं। उनकी पहचान भारतीय होने पर है। अगली चीज देखते हैं, हर नागरिक को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अधिकार है। देखिए, सरकारी नौकरी का मतलब क्या है, समान है सब। इसका मतलब क्या सबको नौकरी दे दी जाएगी? नहीं। नौकरी प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा रखी गई है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन रखा गया है कि सभी को क्या दिया गया है, एक समान एग्जाम पास करना होगा, सभी को अवसर दिया जाएगा। अब चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के हो, आप सभी के लिए एक एग्जाम रख दिया गया है ना। आप इस एग्जाम को क्लियर कीजिए और सरकारी नौकरी की प्राप्ति कर लीजिए। तो सबके लिए ये एग्जाम रखा गया है और सबको मौका दिया जाता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप करिए। और सभी को, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग से जुड़े हों, आपको ये पूरा अवसर दिया जाएगा कि एग्जाम को आप क्लियर कीजिए और देश की सरकारी नौकरी को प्राप्त कीजिए, देश की सेवा में आइए। आपकी जाति, आपका धर्म, आपका लिंग आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि देश के अंदर समानता का अधिकार है। और ये समानता का अधिकार इस बात का ध्यान रखता है कि देश के अंदर मौजूद हर नागरिक को क्या किया जाए बच्चों, उचित अवसर मिले, अच्छा मौका मिले अपने आप को बेहतर करने का, अपने जीवन को बेहतर करने का। उसी के साथ क्या है बच्चों, लेकिन समाज के कुछ वर्गों के लोगों को क्या दिया जाता है, इसके लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आप देखें बच्चों, सरकारी नौकरी के संदर्भ में या फिर दाखिले के संदर्भ में हमारे समाज में मौजूद कुछ वर्ग विशेष हैं, है ना, उनको क्या दिया जाता है, उनको कुछ स्पेशल छूटें दी जाती है। संविधान ने कहा है कि इनको कुछ स्पेशल छूट दी जाएंगी।
यानी इनको नौकरियों में क्या है बच्चों, कुछ छूट दी जाती है, जैसे आपके अनुसूचित जाति के लोग हुए, जैसे आपके अनुसूचित जनजाति के लोग हुए, पिछड़ा वर्ग हुआ जिसे हम लोग ओबीसी कहते हैं, और उसी के साथ जो हमारी महिलाएं हैं और जो विकलांग हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। अब बहुत से बच्चों के समक्ष आरक्षण क्या होता है, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, भारत के अंदर अलग अलग जातियां रही और वर्तमान समय में जैसे हमारा भारत है, क्या आज से 1000 साल पहले इसी स्वरूप में था? आप कहेंगे कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, हर 10 साल में तो शहर बदल जाता है, हर 5 साल में तो गलियां बदल जाती हैं, 1000 साल में देश नहीं बदला होगा क्या? जी हाँ, हमारा देश बदला। हमारे देश में अगर आप पिछले 1000 साल, 500 साल, 700 साल पहले की कहानी देखें तो भारत के अंदर क्या था बच्चों, एक प्रकार से जातिवाद था। जातिवाद से क्या तात्पर्य है कि कुछ लोग विशेष को, जो आपके क्या थे बच्चों, उनको ऊंची जाति का माना जाता था, और ये जो ऊंची जाति के लोग थे कहीं ना कहीं इनके द्वारा क्या किया गया, जो हमारी निम्न जाति के लोग थे इनका शोषण किया गया, और इनका शोषण किया गया, इनको परेशान किया गया, और इनको इतना परेशान किया गया कि ये लोग बहुत ही कमजोर रहे, ये लोग शैक्षिक तौर पर भी पढ़ लिख नहीं पाए, गरीब रहे और बहुत ही कमजोर रहे, मजदूर रहे। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो देश के अंदर बहुत ही असमंजस की स्थिति थी। देश जब हमारा आजाद हुआ तो बहुत से लोग तो क्या थे बच्चों, बहुत पढ़े लिखे हुए थे, उनका जीवन जीने का तरीका अच्छा था, उनके घर बहुत अच्छे थे, और देश की अधिकतर जनसंख्या क्या थी बच्चों, विकास के मामले में, जीवन के जीने के मामले में, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे थी। देश जब आजाद हुआ तो उसमें यह कहा गया कि देश के अंदर सबको समान अवसर देने हैं, यानी कि देश के विकास में सबको साथ लेके जोड़ना है। अब इसीलिए क्या किया गया कि ये जो हमारे लोग पीछे रह गए हैं, चाहे हमारे एससी भाई हो, है ना, दलित भाई हो, चाहे हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी भाई हो, चाहे हमारे ओबीसी या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हो, इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इनको सीट दी गई है, इनको रिजर्व किया गया। क्या किया गया, जो लोग मुख्य धारा के हैं, जो लोग बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, इनके साथ जोड़ने के लिए क्या किया गया, इनके लिए पहले से ही सीटों को आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित का मतलब कि ये लोग अभी यहां तक पहुंच नहीं पाए, इनको पहुंचने में टाइम लगेगा, तो क्या करो, इनके आने से पहले ही इनकी सीटों को रिजर्व कर दो कि 50% तो आपको क्या रखना है, आपको एससी लोगों को रखना है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है, एसटी लोगों को रखना है और ओबीसी लोगों को रखना है। इसके पीछे कारण क्या था, आरक्षण का मतलब ये हुआ कि जो लोग पीछे रह गए हैं विकास की धारा में, उनको मुख्य विकास की धारा से जोड़ा जा सके देश के विकास में, क्योंकि सबको समान लेकर आगे बढ़ना है, समानता के साथ, कि जो लोग पीछे रह गए हैं देश में आजादी के बाद, उनको मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया गया। और क्या है बच्चों, नौकरियों में इनको आरक्षण दिया गया, और एडमिशन जब होते हैं वहां पर इन लोगों को आरक्षण दिया गया, ताकि ये लोग क्या कर सके, क्योंकि हजारों सालों से इनका शोषण हुआ, उस शोषण को समाप्त करने के लिए और इनको सबके समान लाने के लिए देश में आरक्षण दिया गया है। हम सब समान ही, लेकिन इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, क्योंकि ये पीछे रह गए, अब इनको साथ लाना है, तो इनको पहले से ही उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पर हम हैं, इनकी सीट को रिजर्व कर दिया कि इनको जल्दी से आगे लाया जाए ताकि सब आगे बढ़े। और इसी वजह से आप देखते हैं कि देश के अंदर हमारे ये जो ओबीसी एसटी भाई हैं, इन सभी को क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है ना। चलिए जी, भारत के अंदर आपको ओबीसी कोटा, एससी, एसटी और जनरल लोग दिख जाते हैं, है ना। चलिए अब आगे की बात देखते हैं कि क्या है बच्चों, कुछ लोगों को लगता है कि आरक्षण से समानता के अधिकार से अलग है। क्या है बच्चों, लोगों को लगता है कि आरक्षण जो है वो गलत बात है, आरक्षण नहीं देना चाहिए, और इससे क्या होता है बच्चों, समानता खराब होती है। लेकिन संविधान निर्माताओं का मानना था, बहुत से जो वो लोग हैं जो ऊंची जाति के हैं, उनका मानना ये है कि देश के अंदर जो ये आरक्षण है ये सही नहीं है, इससे तो समानता खराब हो जाती है। लेकिन जब हमारे देश में संविधान को बनाया जा रहा था, जब हमारे देश के अंदर जो कानून को बनाने वाले हमारे नेता रहे थे, उनका ये मानना था, क्या था बच्चों, इनका ये मानना था कि इन लोगों का, हमारे एससी भाई का, हमारे एसटी लोगों का, मजदूरों का और आदिवासियों का और ओबीसी लोगों का क्या रहा है, हजारों वर्षों से इनको दबाया जाता रहा। आपके और मेरे पूर्वजों ने ही क्या किया बच्चों, हमारे एसटी और ओबीसी लोगों का शोषण किया, है ना। और इनको क्या रहा, ये हमारे समाज के लिए एक प्रकार से अभिशाप है। उन्हें समाज में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या है बच्चों, उनको समाज में आगे बढ़ने की जरूरत है। भाई हम सब तो बहुत आगे बढ़ गए, ये लोग पीछे ही रह गए। अब अगर हम इनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो इनको जल्दी से हमें आगे लाना होगा, और इसीलिए हमें आरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने यही बात कही कि 1000 वर्षों से इनका शोषण होता रहा, इनको दबाया जाता रहा, अब इनको आगे लाना है, देश की मुख्य धारा से इनको जोड़ना है,
और इनको वो क्या है बच्चों, देश के अंदर सभी सुख सुविधाएं देने के लिए इनको आरक्षण की जरूरत पड़ी है। और इसी वजह से क्या किया गया है, हम देखते हैं कि भारत के अंदर कुछ विशेष समुदायों को आरक्षण दिया गया है। अच्छा, ऐसे लोगों को आरक्षण की सुविधा दी गई है ताकि वो अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इन लोगों को क्या है बच्चों, देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, क्योंकि ये पीछे रह गए, तो ये सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर क्या हो सके, अच्छे हो सके, इनके पास पैसा आ सके, ये शैक्षिक तौर पर मजबूत हो सके, इसीलिए इनको क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है ना। तो ये आपने क्या देखा बच्चों, आरक्षण की पूरी कहानी को समझा कि ये देश के अंदर समानता को बनाए रखती है। देश के अंदर क्या था बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 से पहले देश के अंदर एक बहुत ही गलत रीति चलती थी, एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी। क्या थी बच्चों, एक प्रथा चला करती थी जिसे हम लोग कहते थे छुआछूत। क्या कहते थे, छुआछूत। छुआछूत का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति का है और अगर कोई व्यक्ति उच्च जाति का है, तो जो उच्च जाति का व्यक्ति है वो निम्न जाति के व्यक्ति को हाथ लगाने से भी डरता था, और अगर निम्न जाति का व्यक्ति उसे छू ले तो क्या होता था बच्चों, बवंडर हो जाता था, प्रलय आ जाती थी। आप देखेंगे भारत के अंदर जो हमारे क्या थे बच्चों, जो हमारी निम्न जाति के लोग माने जाते थे, उनको ये आज्ञा नहीं थी कि वो क्या करें, वो सड़कों का प्रयोग करें, ठीक है, उनको बहुत शोषित किया जाता था और उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। छुआछूत के किसी भी रूप पर प्रतिबंध लगाया गया और देश के अंदर इसे दंडनीय अपराध बनाया गया। ये कहा गया कि आप भारत देश के अंदर किसी भी निम्न जाति का जो व्यक्ति है उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते। छुआछूत क्या है बच्चों, एक अभिशाप था। भारत के इतिहास पर, भारत की प्रथाओं पर, भारत की संस्कृति पर एक बहुत ही गलत बात थी कि हम अपने ही देश के लोगों के साथ क्या कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे मात्र जाति के हिसाब से। अगर आज क्या है बच्चों, आज भी बहुत स्थानों पर आप क्या देखते हैं बच्चों, जो स्वर्ण लोग हैं, यानी कि शहरों के अंदर अगर आप मुख्य तौर पर देखें, वर्तमान समय में आजादी के इतने साल बाद भी आपको दिखता है कि भारत जैसे देश में आजादी के इतने साल बाद भी शहरों के अंदर स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। अपितु अगर आप गांव में जाते हैं तो वहां पर क्या है बच्चों, दलितों की छाया से भी क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है। ये कहा जाता है कि आप लोग सड़क पर नहीं चल सकते, आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप लोग सीधा नल से पानी नहीं भर सकते। तो वर्तमान समय में क्या है बच्चों, अभी भी देखा जाए आजादी के समय के इतने साल बाद, 1947 के इतने साल बाद 2021 में भी अगर आप देखें तो जो हमारे भारतीय हैं, भारत के अंदर जो गांव हैं, वहां पर हमारे दलितों के साथ भेदभाव होता रहता है। समान है सब, लेकिन कुछ लोग भेदभाव करते रहते हैं और अगर ये भेदभाव करते हैं तो इनको दंड दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, इनको दंड दिया जाता है। पुराने जमाने में तो स्थिति बहुत खराब थी। आप देखेंगे अपने आसपास के गांवों में, शहरों में, तो कहीं ना कहीं आप भेदभाव की घटना देखते रहते हैं वर्तमान स्वरूप में भी। बात करें आज से लगभग 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, तब तो घटनाएं और ज्यादा थी, तब तो भेदभाव बहुत ज्यादा था। छोटी छोटी बातों पर दलितों को बहुत ही अपमानित किया जाता था, उनको बहुत ही परेशान किया जाता था, और ये जो अमीर लोग थे ये दलित लोगों का मात्र क्या किया करते थे बच्चों, शोषण ही करते थे। अभी तक हमने भारत के संविधान के द्वारा दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार, समानता के अधिकार को जाना। इसका मतलब ये हुआ कि देश के अंदर सब लोग समान हैं, देश के अंदर नौकरी प्राप्त करने में, देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव जाति के आधार पर नहीं होगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। कानून की नजर में अगर कोई भी अपराध करेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको समान दंड दिया जाएगा। यही हमारा समानता का अधिकार है जो भारत के अंदर सबको भारतीय होने पर जोर देता है। अब हम लोग एक और भारत के संविधान में दिए गए अधिकार की बात करेंगे। ये भी हमारा एक मूलभूत अधिकार है या फिर एक मौलिक अधिकार है। अगर इस अधिकार को भी छीन लिया जाए तो आपका जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और इस अधिकार को कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता का मतलब है आजादी। अगर मैं आज आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दूं, एक दिन के लिए कमरे की लाइट बंद कर दूं, जीवन जीना मुश्किल होगा। अब यही मैं एक हफ्ते के लिए कर दूं, यही मैं एक साल के लिए कर दूं, और यही मैं अगर पूरी जिंदगी के लिए कर दूं, कितना मुश्किल हो जाएगा जीवन जीना, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भारत के अंदर ऐसा होता रहा है। भारत के अंदर क्या हुआ है बच्चों, मनुष्य ही मनुष्य को कैद कर रखता रहा है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के अंदर किसी को भी कोई कैद नहीं करके रखेगा, सबको आजादी दी जाएगी, जो जैसे जीवन जीना चाहे वो वैसे जीवन जी सकता है।
देखिए, स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? आजादी। स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब है कि हम बिना किसी की दखल अंदाजी के, खासकर सरकार की दखल अंदाजी के, जो करना चाहे कर सकते हैं। देश की जो आपकी सरकार है, देश के जो आपके नेता हैं, जिनको आपने चुना है, वो आपके जीवन में कुछ नहीं दखल अंदाजी करेंगे, वो आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप जिस तरीके के कपड़े पहनना चाहो पहनो, जिस तरीके के खाना खाना चाहो खाओ, आप जिस तरीके के क्या करना चाहो, धर्म को मानना चाहो मानो, आप जैसे अपने जीवन को जीना चाहो जियो, कोई काम करना चाहो करो, कोई काम ना करना चाहो ना करो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं। भारत के संविधान ने सभी को यह आजादी दी है। ना तो नागरिक एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे और ना ही आपकी सरकारें हैं वो आपके जीवन में दखल अंदाजी करेंगी। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं होगा कि सरकार बताएगी कि इतने हेयर कट आपको रखने, नहीं, आपका जीवन है, जैसे जीवन जीना चाहो वैसे जीवन जियो, जिस तरीके से हेयर कट करना चाहो उस तरीके से हेयर कट करो। आगे की बातचीत देखते हैं। आप देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत निम्नलिखित अधिकार हैं। क्या है बच्चों? जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो इसके तहत कुछ बातें हैं जो हमको दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आजादी। आपको बोलने की आजादी दी गई है, आप जो कहना चाहें वो कहें, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। अभिव्यक्ति का क्या अर्थ हुआ? अभिव्यक्ति का अर्थ हुआ बोलने की आजादी। जो भी आपके मस्तिष्क में आया, आप जो भी मत रखते हैं, आप जो भी विचार रखते हैं, आप निर्भय होकर बिना डर के बोल सकते हैं। आप अपने देश की सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप अपने देश के नेताओं की आलोचना कर सकते हैं। अगर आपको लगे नेता लोग सही काम नहीं कर रहे तो आप उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, क्योंकि देश का कानून आपको ये आजादी देता है। भारत के अंदर क्या है बच्चों? आपको फ्रीडम दी गई है, आजादी दी गई है। किस चीज की? अभिव्यक्ति की। देश के बारे में आप बोलना चाहें, समाज के बारे में बोलना चाहें, अपने बारे में बोलना चाहें आप बोलें, सरकार की आलोचना करना चाहें आप उनकी बुराइयों को बताएं, आपको ना ही कोई रोकेगा ना ही कोई टोकेगा। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की आजादी। आप जैसे चाहें क्या है बच्चों, जितनी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से जमा हो सकते हैं। आप देखिए लाखों लाखों की भीड़ होती है, बड़े बड़े जागरण होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं। आप शांतिपूर्ण तरीके से कितना भी बड़ा सम्मेलन कीजिए, ना आपको कोई रोकेगा ना आपको कोई टोकेगा। आपको पूरी पूरी स्वतंत्रता भारत देश में दी गई है। उसी के साथ साथ क्या है? आप संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आप अपनी संस्कृति को, क्या है बच्चों, आप अपनी संस्कृति को मजबूत करना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं? भारत के अंदर संगठन बनाना चाहते हैं, समूह बनाना चाहते हैं। आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे बच्चों? भारत के अंदर आप क्या देखेंगे? क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कावड़ शिविर के लिए क्या किया जाता है? संगठन बनाए जाते हैं, है ना? आजादी है, आप बनाइए। आप देखते हैं बच्चों रामलीला के लिए क्या किया जाता है? रामलीला के लिए आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं? संगठन बनाकर फिर क्या करते हैं? समूह बनाकर लोगों से चंदा लेते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं मजारों पर कवाली होती है और उसके लिए भी लोग समूह बनाकर काम करते हैं। तो आप जैसे जीवन जीना चाहें, जिस तरीके से अपना संघ बनाकर अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहें, आपको पूरी पूरी स्वतंत्रता है। संगठन बनाइए, संघ बनाइए, लेकिन देश के अंदर क्या मत कीजिए? समस्या खड़ी मत कीजिए। देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से काम कीजिए, आपका पूरा पूरा साथ दिया जाएगा। देश में कहीं भी आने जाने और बसने की स्वतंत्रता, भाई जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर क्या है बच्चों पोरबंदर तक, आप कहीं पर भी बसना चाहें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत की किसी भी दिशा में जाकर रहना चाहो रहो, बसना चाहो बसो, घूमना चाहो घूमो, ना तो कोई रोकेगा ना तो कोई टोकेगा, क्योंकि ये आपका अपना देश है। देश का कानून आपको आजादी देता है, जहां जाना चाहे वहां जाएं, आपको पूरी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। और उसी के साथ कोई भी काम, कोई भी धंधा करने की, कोई भी पेशा करने की आजादी। आप चाहो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, आईएएस अधिकारी बनो, देश का प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, राज्य के मुख्यमंत्री बनो, आपको ना तो कोई रोकेगा ना तो कोई टोकेगा। आपकी जाति, आपकी भाषा आपको आपका अधिकार, आपका पेशा, आपका व्यवसाय चुनने से नहीं रोक सकती। तो भारत के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते हैं हम सभी को ये महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं दी गई हैं और इन स्वतंत्रताओं के द्वारा ही क्या होता है बच्चों? भारत देश एक मजबूत देश बनता है। अब ये अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि देश के अंदर जो लोकतंत्र है, लोगों का जो राज है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है। कैसे एक महत्वपूर्ण सूत्र है? कि किसी भी मुद्दे पर क्या है बच्चों? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है ना?
कुछ लोगों को क्या पसंद हो सकता है बच्चों, देश के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी है ना, देश के अंदर, इसको एक एग्जांपल से समझिए, देश के अंदर राजनीतिक पार्टी है, बहुत सी राजनीतिक पार्टी है, हमारे पास बीजेपी है, हमारे पास कांग्रेस है, हमारे पास अलग अलग आईपीएल की टीमें हैं, है ना, हमारे पास अलग अलग आईपीएल की टीमें हैं, इस एग्जांपल से भी देखते हैं, हमारे पास अलग अलग आईपीएल की टीमें हैं, हमारे पास क्या है बच्चों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, हमारे पास कोलकाता नाइट राइडर है। आपको कोई सी भी क्रिकेट टीम पसंद आ सकती है, आप उस क्रिकेट टीम का समर्थन कर सकते हैं, है ना, आप आईपीएल की किसी भी टीम का समर्थन कर सकते हैं, आप अपने देश की क्रिकेट टीम या फिर किसी और दूसरे देश की क्रिकेट टीम को भी पसंद कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ मुझे ये टीम पसंद है, हाँ मुझे ये आईपीएल की टीम पसंद है, आप ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे ये राजनीतिक पार्टी पसंद है या फिर मुझे वो राजनीतिक पार्टी पसंद है। क्या आपको कोई रोकेगा, क्या आपको कोई टोकेगा, क्या आपको कोई सजा देगा? नहीं, आपको पूरी आजादी दी गई है, आप बोल सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, आप अपनी राय बता सकते हैं, आप अपनी पसंद बता सकते हैं कि आप किस चीज को पसंद करते हैं। हर व्यक्ति को क्या है बच्चों, विभिन्न तरीकों से अपना मत, अपनी बात कहने का पूरा पूरा अवसर दिया गया है, वो जैसे जीना चाहे, जिन विचारों को रखना चाहे वो अपने विचारों को रख सकता है, उसके विचारों का पूर्णतः सम्मान किया जाता है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की कुछ शर्तें भी हैं, है ना, क्या है बच्चों, ये जो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है इसके संदर्भ में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, है ना। देखिए क्या है बच्चों, आप अपना मत व्यक्त करते समय ऐसा नहीं हो कि आप करें बच्चों के देश के अंदर हिंसा पैदा करें, आप कभी कुछ ऐसी बात बोल दें जिससे दूसरे समाज के लोग अपमानित हो, आप किसी धर्म के बारे में गलत बात ना कहें, आप किसी जाति के बारे में गलत बात ना कहें, आप किसी भाषा के बारे में गलत बात ना करें, देश के अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कहा जाएगा, तब आपको दंड दिया जाएगा। स्वतंत्रता दी गई है, जो कहना चाहो कहो, जो बोलना चाहो बोलो, लेकिन ये याद रखिए कि देश के अंदर हिंसा मत फैलाइए, अपनी बातों को कहिए, देश के अंदर शांति प्रिय तरीके से जीवन को जिए, अपने मत के अनुसार, अपने विचारों से आप देश के अंदर दूसरे समुदायों की भावना को आहत ना करें, दूसरे धर्म, दूसरी भाषा, दूसरे लोगों को अपमानित ना करें, है ना। आप किसी को भी देश के खिलाफ विरोध करने के लिए नहीं उकसा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा देश अच्छा नहीं है, चलो देश के अंदर हिंसा करते हैं, नहीं, आपको ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है। आप अपने देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, देश का आदर कीजिए, देश आपको स्वतंत्रता दे रहा है, इसका सुचारू रूप से आपको क्या करना है, सम्मान करना है। आप बिना किसी आधार के क्या है बच्चों, किसी को बदनाम नहीं कर सकते, आप किसी पर किसी प्रकार का कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, जब तक आपके पास कोई तथ्य नहीं है। आप किसी को बिना तथ्य के चोर नहीं कह सकते, आप किसी को बिना तथ्य के अपमानित नहीं कर सकते, साबित कीजिए और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को उस काम से, उस पर्टिकुलर चीज से संबंधित कर सकते हैं। तो भारत के अंदर क्या है बच्चों, अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, लेकिन देश को टूटने की बात आप नहीं कर सकते, देश के अंदर हिंसा फैलाने की बात आप नहीं कर सकते, देश के अंदर सबको साथ ले जाने की बात कीजिए, अपने विचारों को रखिए, उसका पूरा पूरा सम्मान किया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की आजादी से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब यह है कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जब किसी व्यक्ति को या फिर व्यक्तियों के समूह को जनसभा करनी पड़ती है। अलग अलग मुद्दों पर अगर आप देखेंगे भारत के संदर्भ में क्या होता है बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हम जनसभाएं करते हैं, यानी कि लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लोग आते हैं और लोग इकट्ठे होकर अपनी मीटिंगें करते हैं। तो आप भारत के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंगें कर सकते हैं, चाहे मीटिंग छोटी हो चाहे मीटिंग बड़ी हो। अच्छा, कोई भी व्यक्ति ऐसी जनसभा कर सकता है, भारत का कोई भी नागरिक ऐसी जनसभा कर सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि इन सभाओं में, इन मीटिंगों में हिंसा ना हो, आप झगड़ा ना करें, इकट्ठे होकर रोड पर ना आ जाएं, इकट्ठे होकर सड़कों पे नुकसान ना पहुंचाएं, सरकारी संपत्ति पर हमला ना करें, दंगे ना करें। आप शांतिपूर्ण तरीके से जमा होइए, विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन सड़कों को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है। तो आप जनसभा के द्वारा जुलूस निकालिए, लेकिन इन जुलूसों से देश की जो संपत्ति है या फिर किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर आप ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर आपको पकड़कर दंड दिया जाएगा। ठीक है, आप रैली या जनसभा में कोई भी हथियार लेकर नहीं जा सकते, ये भी बात की गई है कि रैली और जब आपका जनसभा होगी उसके अंदर आप लोग हथियार लेकर नहीं जाएंगे। हाँ, जुड़िए, इकट्ठा हुई, सरकार का विरोध करना है, सरकार का विरोध कीजिए, आपको सरकार की आलोचना करनी है, आप आलोचना कर सकते हैं सरकार की। अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत है, सरकार के अंदर कोई बुराई है तो बुराई कीजिए, लेकिन ये बुराई शांतिपूर्ण तरीके से, ये विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हो। आप एक दूसरे पर आप इकट्ठा होकर क्या नहीं कर सकते, हमला नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते।
संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि समूह बनाने की स्वतंत्रता। आपको भारत देश का कानून आजादी देता है कि आप भारत देश में संगठन और समूह बनाकर जी सकते हैं। जैसे मजदूर और पेशेवर जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से मजदूर संगठन होते हैं जो मजदूरों के लिए काम करते हैं, है ना। तो आप देश के अंदर मजदूरों के संगठन बना सकते हैं, छात्र संगठन बना सकते हैं जो छात्रों के अधिकारों की बात करते हैं। तो भारत का कानून, भारत का संविधान आपको ये पूरी आज्ञा देता है कि अगर आप चाहें किसी भी प्रकार का क्या है बच्चों अपना संगठन बना सकते हैं और अपने संगठन बनाने के बाद उनसे संबंधित बातों को रख सकते हैं। मजदूरों के जो अधिकार है, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उनको रखने के लिए क्या है बच्चों, देश में कई ट्रेड यूनियन है। आप देखते हैं भारत के अंदर बहुत सी मजदूरों की यूनियन है और ये मजदूरों की जो संगठन है ये देश के अंदर मजदूरों की समस्याओं को रखते हैं और जो हमारे देश के अंदर मौजूद जितने भी क्या होते हैं, जितने भी मजदूर होते हैं उनकी समस्याओं को मजदूर यूनियनों के द्वारा पटल पर रखा जाता है और देश की सरकारें उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। इसी के साथ क्या है बच्चों, अपने हितों की बात करने के लिए पेशेवर लोग भी, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे आपके डॉक्टर, उनके भी संगठन होते हैं, वकीलों के भी संगठन होते हैं, क्योंकि देश में सभी को संगठन बनाने की आज्ञा है। तो ये अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए संगठन बनाते हैं और अगर कोई समस्या होती है सरकार से संबंधित, राज्य से संबंधित, तो वो देश की सरकार तक पहुंचाते हैं। देश में कहीं भी आने और रहने और बसने की स्वतंत्रता। जी हाँ, भारत का नागरिक देश के किसी भी भाग में आकर आ जा सकता है। आपको आजादी है, कहीं भी आप आइए, कहीं भी आप जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं। कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में रहकर अपनी जिंदगी गुजार सकता है, वहां पर परमानेंटली रुक सकता है। इस स्वतंत्रता के कारण क्या है बच्चों, लोगों को आजीविका तलाशने में क्या मिलता है, सुविधा मिलती है। अब भारत के अंदर बहुत से लोग बिहार से, यूपी से, ठीक है, बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको आजादी है। आप भारत के किसी भी शहर में जा सकते हैं जहां पर आपको काम की सुविधा मिले, वहां जाइए, काम कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी जीविका को बढ़ाइए। तो भारत के अंदर हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि जैसे जीवन जीना चाहो, भारत के किसी भी भाग में जाना चाहो, किसी भी शहर में जाकर अपने जीवन को जीना चाहो, आप जी सकते हो। आपको पूरी पूरी स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है। अच्छा, गांव से कई बार क्या होते हैं बच्चों, लोग आर्थिक सुधार के लिए पलायन करते हैं। आपको पता है इसके पीछे कारण यह है कि लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते और जाते हैं। भारत के कई हिस्सों में क्या होता है बच्चों, भारत के कई हिस्सों में आप देखते हैं कि लोग स्थानीय निवास नहीं बना पाते हैं, है ना। क्या होता है, कुछ लोग कुछ समय के लिए ही आते हैं, गांव से आते हैं शहर, काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है। आपको पूर्णतः आजादी है। आप परमानेंटली बसना चाहे तो बस सकते हैं, आप कुछ समय के लिए जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं, है ना। और क्या है बच्चों, आपातकाल में अगर देश के अंदर कोई खतरनाक इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोई दुश्मन हम पर हमला कर दे और क्या हो जाए बच्चों, और बाढ़ आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, आजादी पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर देश के ऊपर हमला हो जाए, है ना, और आप कहें कि नहीं नहीं मुझे तो घूमने जाना है, अगर देश के अंदर महामारी फैल रही है और आप कहें नहीं नहीं मुझे घूमने जाना है, मुझे कहीं कहीं पर अच्छी जगह पर भ्रमण करना है, ऐसा नहीं होगा। उस समय आपकी स्वतंत्रता को रोका जाएगा। जैसे वर्तमान समय में कोरोना फैल रहा है, तो आपको पता है बच्चों, कोरोना की वजह से आपकी जो आजादी है उस पर थोड़ा अंकुश लगाया गया है, रोक लगाई गई है, क्योंकि ये महामारी फैल रही है। तो इसी बात पे आप क्या देखते हैं बच्चों, बीमारी के कारण या फिर दुश्मन देश के अटैक के कारण हम लोग विराम लगा सकते हैं। किस चीज पर अंकुश लगा सकते हैं? आपकी स्वतंत्रता पर। ठीक है, अगला चीज है कि आप कोई भी काम, कोई भी धंधा चुनने की आपको पूर्णतः आजादी दी गई है। कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का कोई भी पेशा, कोई भी काम चुन सकता है। वो डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बने, वकील बनना चाहे वकील बने, इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बने। उसकी जाति, उसकी भाषा, उसका धर्म उसे इन कामों को रोकने से, इन कामों को चुनने से नहीं रोक सकता। तो भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति जिस भी प्रकार के काम को करना चाहे वो कर सकता है। आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं। 1 मिनट रिवीजन कर रहे हैं। हमने देखा कि भारत का संविधान क्या करता है। भारत का संविधान भारत के हर नागरिकों को अधिकार देता है और इन्हें हमने क्या कहा है बच्चों, 6 मौलिक अधिकार कहा है। मौलिक अधिकार से तात्पर्य है कि ये अधिकार अगर आपसे छीन लिए जाएं तो आपका जीवन जीना बहुत ही दुर्गम हो जाएगा। जीवन जीने के लिए इन अधिकारों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप देखें भारत के अंदर ये जो मौलिक अधिकार हैं ये 6 हैं और इनमें से मुख्य तौर पर हमने समानता का अधिकार, यानी कि भारत के अंदर सभी समान है, इस बात को जाना। और उसी के साथ साथ भारत के अंदर सभी को अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्या क्या उसके स्वरूप थे वो हमने अपनी आज की क्लास में आप सभी के समक्ष रखे। चलिए जी अब आगे बढ़ेंगे और आप सभी के सामने
आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस को रखते हैं। पहला आपके सामने आज की क्लास का क्विज का सवाल है, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित है? आपके सामने क्या है बच्चों, आपको उपयुक्त चयन करना है, ठीक है, कि स्वतंत्रता के अधिकार से कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने यहां पर क्या किया गया है, कुछ कथन रखे गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बात सच है। चलिए, ये तो हमने आपके सामने अपनी आज की क्लास के क्वेश्चंस को किया। अब हम लोग इनके आंसर्स का डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। आपके सामने सबसे पहला सवाल रहा कि भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया कि देश के अंदर सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले? तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। ये भारत के बड़े क्या रहे थे बच्चों, राजनेता रहे थे, नेता रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कही। स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? सबको बोलने का अधिकार दिया जाए, जी हाँ, ये स्वतंत्रता से संबंधित है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, ये भी संबंधित है देश की आजादी के संदर्भ में। देश में कहीं भी आने जाने बसने का अधिकार, ये भी सही बात है। और देश के अंदर कोई भी काम धंधा चुनने की आजादी, ये भी भारत की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे का सवाल रहा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य है। और आपको पता है कि केवल आपका ऑप्शन बी, दोषी सिद्ध होने पर नागरिकों को कानूनी अधिकार पर, उनके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है ना? तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही रहा। अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाता है तो उसको जेल में रखा जाएगा, उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाएगी। यहाँ पर यही बात किया गई। अब आपके सामने आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस को रखा गया है। मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जो होमवर्क के क्वेश्चंस